हेलो फ्रेंड्स, जीटा एक्सिस के एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। इसमें हम देखेंगे कि हमारे एटमॉस्फेयर में कौन कौन से लेयर्स हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो हम जानते हैं कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो एक गैस का एनवलप है हमारे अर्थ के चारों तरफ, और ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हमारे अर्थ के चारों तरफ स्थिर रहता है। अब अगर हम कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो हमारा जो एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर है उसमें अगर हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे हमारा प्रेशर और डेंसिटी जो है वो कम होता जाएगा। यानी आप जितना ऊपर जाएंगे उतना ही कम प्रेशर और डेंसिटी होगा। इसीलिए हमारा जो 75% एटमॉस्फेयर है बाय मास वो करीब 11 से 12 किलोमीटर के नीचे ही आ जाता है। यानी कि जो सबसे लोएस्ट लेयर है ट्रोपोस्फियर, उसी में आपको 75% ऑफ एटमॉस्फेयर मिल जाएगा। हमारे एटमॉस्फेयर की कोई डेफिनेट अपर बाउंड्री नहीं है, क्योंकि जो डेंसिटी होती है बहुत धीरे धीरे कम आती है और एक टाइम ऐसा आता है जब डेंसिटी बहुत ही कम हो जाती है। तो इसलिए एटमॉस्फेयर का कोई फिक्स बाउंड्री बनाना बहुत मुश्किल है। लेकिन 100 किलोमीटर को कार्बन लाइन कहा जाता है। यहाँ पे डेंसिटी इतनी होती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब बाहर से आता है तो उसको सफिशिएंट रेजिस्टेंस मिलता है। जो मेट्रॉइड्स जल जाते हैं हमारे एटमॉस्फेयर पे आने पे, वो इसी लाइन के नीचे होता है। इसीलिए इसको हम एक बाउंड्री मान सकते हैं। हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो कई लेयर्स में डिवाइडेड है। तो देखते हैं कि ये लेयर्स कौन से हैं और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है। हम एटमॉस्फेयर का पहला डिवीजन देखेंगे जो टेम्परेचर या लैप्स रेट के हिसाब से है। इसमें पहला लेयर ट्रोपोस्फियर होता है। अब ट्रोपोस्फियर जो होता है वो हमारे अर्थ के जस्ट ऊपर होता है, जो आप ये येलो कलर में देख सकते हैं। और इसकी हाइट इक्वेटर पे 17 किलोमीटर और पोल्स पे 8 किलोमीटर होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे सन्स की डायरेक्ट लाइट पड़ती है, डायरेक्ट यहाँ पे हीट मिलता है इस एरिया को। तो यहाँ पे कन्वेक्शन करंट बहुत तेजी से ऊपर उठता है। जो एयर हीट होता है वो बहुत तेजी से ऊपर उठता है, और उसके कारण जो ट्रोपोस्फियर है वो थोड़ा सा एक्सपांड होता है इक्वेटर के ऊपर। दूसरा कारण ये है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो हमने पिछले वीडियोस में भी देखा है कि वो मैक्सिमम होता है इक्वेटर पे, और इसलिए यहाँ पे जो हवाएं हैं वो बहुत तेजी से ऊपर की ओर मूव करती हैं। एक और कारण ये होता है कि यहाँ पे बहुत गर्मी होती है और यहाँ पे बहुत ठंडी होती है। और हम जानते हैं कि जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है वहाँ पे एयर की डेंसिटी जो होती है वो कम हो जाती है, यानी कि हवा जो है फैल जाती है। और जहाँ पे ठंडा होता है या जहाँ पे ठंडी ज़्यादा पड़ती है वहाँ पे हवा जो होती है वो थोड़ी सी उसकी घनत्व जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं, डेंसिटी बढ़ जाती है, यानी बहुत ज़्यादा हवा कम स्पेस में भी आ जाती है। इसीलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्रोपोस्फियर की हाइट 17 किलोमीटर होती है और यहाँ पे हाइट करीब 8 किलोमीटर के आसपास होती है। हालांकि ये हाइट जो है वो फिक्स नहीं होती, ये मौसम के हिसाब से और जगह के हिसाब से वेरी करेगी। समर में ये हाइट ज़्यादा होगी क्योंकि समर में डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है, हवा जो है एक्सपांड होती है। और विंटर में ये हाइट्स कम होंगी क्योंकि विंटर में ठंडी के कारण जो डेंसिटी होती है बढ़ जाती है, इसलिए इस लेयर का हाइट भी कम हो जाता है। अब हम जानते हैं कि हमारी धरती को गर्मी सोलर रेडिएशन से मिलती है, जो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से होते हुए ज़मीन पे आती है। पर ये शॉर्ट वेव रेडिएशन जो होती है ये डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब नहीं होती है, ये हमारे अर्थ पे एब्जॉर्ब होती है। और हमारा अर्थ जब गर्म हो जाता है इस शॉर्ट वेव रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके, तो वो भी रेडिएशन रिलीज करता है, ये लॉन्ग वेव रेडिएशन होती है। और हमारा जो ट्रोपोस्फियर है या हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो इसी रेडिएशन से गर्म होता है। तो खास तौर पे हमारा जो ट्रोपोस्फियर है वो नीचे यानी जमीन से गर्म होता है। इसीलिए आप देखेंगे कि जो टेम्परेचर होगा वो मैक्सिमम टेम्परेचर आपको जमीन के पास मिलेगा, और जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे इसमें टेम्परेचर कम होता जाएगा। इस टेम्परेचर के कम होने की जो रेट होता है उसको लैप्स रेट कहा जाता है, और वो आपको करीब 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर होता है। यानी कि अगर आप 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो 6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। इसी कारण से आप अगर देखेंगे तो जो सबसे कोल्डेस्ट प्लेस है पूरे ट्रोपोस्फियर में वो इक्वेटर के ऊपर मिलता है, क्योंकि इक्वेटर पे 17 किलोमीटर तक की हाइट होती है और 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर टेम्परेचर गिरता है। तो इसीलिए आपको सबसे ठंडा जो जगह मिलेगा वो यहाँ मिलेगा। यहाँ पे हाइट केवल 8 किलोमीटर है। जितने भी हमारे साइक्लोन्स आते हैं, जो तूफान आते हैं, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, टॉर्नेडोज, वो इसी ट्रोपोस्फियर में आते हैं, और वो कभी ट्रोपोपॉज या स्ट्रेटोस्फियर में एक्सटेंड नहीं होते हैं, वो इसी लेयर में सीमित रहते हैं। ये आप देख सकते हैं, इमेज है आपने एक साइक्लोन का। ये साइक्लोन जो है, जो बहुत बड़े बड़े साइक्लोन्स होते हैं वो भी
ट्रोपोस्फियर के अंदर ही रहते हैं, ऐसा नहीं होता कि वो स्ट्रेटोस्फियर तक एक्सटेंड हो जाएं। उसके बाद हमें ट्रोपोस्फियर में इस तरह के कन्वेक्शन सेल्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर है ट्रोपोस्फियर में वो नीचे से गर्म होता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है कि जो नीचे गर्म हवाएं होती हैं और ऊपर ठंडी हवाएं होती हैं, इसलिए ये गर्म हवा जिसकी डेंसिटी कम होती है यानी घनत्व कम होती है, वो हल्की होती है और वो ऊपर की ओर उठती है। और जब ये ऊपर जाती है तो ये ठंडी होती है, डायबेटिक कूलिंग होती है, और ये ठंडी होती है और ये फिर वापस जमीन पे आती है, क्योंकि जो ठंडी हवा होती है वो भारी होती है। तो इस तरह का कन्वेक्शन सेल हमें ट्रोपोस्फियर में देखने को मिलता है। हमने जितने भी पहले हेडली सेल, फेरल सेल या पोलर सेल देखे थे, वो सारे के सारे ट्रोपोस्फियर के अंदर ही होते हैं। वो ट्रोपोस्फियर के बाहर नहीं एक्सटेंड करते, वो स्ट्रेटोस्फियर या ट्रोपोपॉज में नहीं जाते हैं। अब ये जो बादल बनते हैं, तो मोस्ट ऑफ बादल इसी ट्रोपोस्फियर में ही बनते हैं। वो सारे बादल जो हमें बारिश देते हैं वो ट्रोपोस्फियर में ही हैं। ट्रोपोस्फियर के बाद स्ट्रेटोस्फियर या मेसोस्फियर में भी कुछ बादल बनते हैं, पर वो बारिश नहीं देते। ये आप लिस्ट देख सकते हैं वो सारे बादलों की जो हमारे ट्रोपोस्फियर में बनते हैं। इसके अलावा अगर हम कुछ और प्रॉपर्टीज देखें तो हमारा ट्रोपोस्फियर सबसे डेंस लेयर है पूरे एटमॉस्फेयर में। हम जानते हैं कि हम जैसे जैसे हमारा हाइट ऊपर होगा वैसे वैसे प्रेशर कम होगा, डेंसिटी भी उसी तरह कम होगी। इसीलिए जो लोएस्ट लेयर है वही सबसे ज़्यादा डेंस होगा, और ट्रोपोस्फियर हमारा लोएस्ट लेयर है इसलिए वो मोस्ट डेंस लेयर है। इस 75% ऑफ एटमॉस्फेयर बाय मास होता है हमारे ट्रोपोस्फियर के अंदर, यानी इस हाइट तक हमें 75% ऑफ एटमॉस्फेयर मिल जाता है बाय मास। 99% ऑफ वाटर वेपर और एरोसेल्स भी इसी ट्रोपोस्फियर में होते हैं। तो ये जो धूल जमीन से उड़ती है या फिर जो वाटर एवोपोरेट होता है हमारे समुद्र से, वो इस रीजन को क्रॉस नहीं कर पाता, क्योंकि यहाँ पे एक टेम्परेचर इन्वर्जन देखने को मिलेगा। टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है ये हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो जाता है इसीलिए ये सारे वाटर वेपर और एरोसेल्स इस लेयर को क्रॉस नहीं कर पाते। इसीलिए आपको 99% वाटर वेपर और एरोसेल्स इसी लेयर में मिलेंगे। हमने पहले ही देखा है कि मोस्ट ऑफ क्लाउड्स और रेनफॉल ट्रोपोस्फियर में ही होता है। जो वेदर के जितने फिनोमेना है, आपको फॉग, क्लाउड्स, ड्यू, फ्रॉस्ट, रेनफॉल, क्लाउड थंडर, लाइटनिंग, ये सारी की सारी जो फिनोमिनाज हैं वो आपको ट्रोपोस्फियर में ही होती हैं। इसीलिए ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है। ट्रोपोस्फियर के बाद जो लेयर आता है उसको ट्रोपोपॉज कहते हैं। ट्रोपोपॉज में क्या होता है कि जो टेम्परेचर यहाँ कम हो रहा था वो कांस्टेंट हो जाता है। अब टेम्परेचर यहाँ पे ज़्यादा वेरी नहीं करता। यहाँ पे लेफ्ट साइड आप देखेंगे तो सिर्फ 2 डिग्री पर किलोमीटर, यानी कि अगर आप 1 किलोमीटर ऊपर गए तो सिर्फ 2 डिग्री कम होगा। ये बहुत कम होता है। इसके कारण क्या होता है कि जो भी यहाँ पे स्टॉर्म क्लाउड्स यानी कि तूफान के जो बादल होते हैं या जो कन्वेक्शन करंट्स होते हैं वो इस लेयर को क्रॉस करके ऊपर नहीं जा पाते। इसीलिए ट्रोपोस्फियर में आपको कोई भी इस तरह के विंड्स या कोई हवाएं, तेज बहती हुई हवाएं सब नहीं देखने को मिलती। बहुत ही स्टेबल क्लाइमेट होता है। इसीलिए यहाँ पे आपको सारे जो हमारे कमर्शियल प्लेन्स होते हैं वो इसी लेयर में उड़ते हैं, क्योंकि उनको जो हवा के कारण जो उनको डिफिकल्टी होती है वो इस लेयर में नहीं होती है। इसके ऊपर होता है स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर अगर आप देखें तो ट्रोपोस्फियर के ऊपर होता है और करीब 20 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक एक्सटेंड करता है। यहाँ पे प्रेशर बहुत ही कम होता है ट्रोपोस्फियर के कंपेयर में। तो आप देख सकते हैं कि कितना ड्रास्टिक चेंज आ गया कि एक 1/1000 ऑफ प्रेशर लेवल होता है सी लेवल के कंपेयर में, यानी कि प्रेशर कितना कम होता है स्ट्रेटोस्फियर में ट्रोपोस्फियर के कंपेयर में। और अगर हम यहाँ पे देखें तो आप ये देख सकते हैं ये ओजोन का डिस्ट्रीब्यूशन है। इसी स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन लेयर होता है। इसका मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन आप देख सकते हैं कि इस रीजन में होता है, यानी लोअर स्ट्रेटोस्फियर में, जो कि करीब 20 से 30 किलोमीटर में पाया जाता है। और इस लेयर को ओजोन स्फीयर कहते हैं। ओजोन का कुछ पार्ट हमें ट्रोपोस्फियर में भी देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे ये एज अ पॉल्यूटेंट काम करता है, यानी कि ये पॉल्यूशन फैलाता है यहाँ पे। और यहाँ पे ये हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि ये अल्ट्रावायलेट रेज को रोकता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सूर्य की किरणों के साथ साथ कुछ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस भी हमारी धरती पे आते हैं, लेकिन ये ओजोन स्फीयर होने के कारण ये सारे रेडिएशंस जो ये रेड कलर में है वो क्रॉस नहीं कर पाते इस लेयर को, यानी कि हमारी धरती तक नहीं पहुंच पाते हैं। ये ओजोन का ये जो लेयर है वो हमें यूवी रेज से प्रोटेक्ट करता है। अब यूवी रेज भी 3 तरह की होती है, यूवी ए, यूवी बी और यूवी सी। तो आप देख सकते हैं कि यूवी सी जो कि सबसे ज़्यादा हानिकारक यूवी रेज है वो कंप्लीटली रिमूव हो जाती है ओजोन स्फीयर के कारण, यानी ओजोन के कारण। जो ये
अल्ट्रावायलेट बी टाइप की जो वेव्स होती हैं वो पार्शियली रिमूव होती हैं, और अल्ट्रावायलेट ए टाइप की जो वेव्स होती हैं वो कंप्लीटली हमारे अर्थ तक पहुंच सकती हैं। तो आप देख सकते हैं कि कैसे इन तीनों टाइप के अल्ट्रावायलेट रेज पे अलग अलग तरह का प्रभाव पड़ता है हमारे ओजोन लेयर का। अब क्योंकि ये ओजोन लेयर अल्ट्रावायलेट रेज ऑब्जॉर्व करती है तो ये काफी हीट रिलीज करती है इस लेयर में, जिसके कारण हमारा जो स्ट्रेटोस्फियर है वो हीट होता है, और इसका जो टेम्परेचर है वो हाइट के साथ बढ़ते जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो कम है और यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ गया है, और ये इसलिए होता है क्योंकि ओजोन जो कि अल्ट्रावायलेट रेज अब्जॉर्व करता है वो हीट रिलीज करता है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इधर लोअर स्ट्रेटोस्फियर में जो टेम्परेचर है एयर का वो कम है, यानी कि यहाँ पे ठंडी हवाएं हैं, और यहाँ पे जो टेम्परेचर है हवा का वो ज्यादा है, यानी यहाँ पे गर्म हवाएं हैं। अब जो ठंडी हवा होती है उसका जो वेट होता है वो ज्यादा होता है, और जो गर्म हवाएं होती हैं उनका वेट कम होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक तरह का एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी है, क्योंकि ठंडी हवा कभी ऊपर उठेगी नहीं, इसलिए यहाँ पे कोई कन्वेक्शन करंट हमें देखने को नहीं मिलता है, और इसीलिए बहुत ही ज्यादा स्टेबल वेदर होता है। यहाँ पे आपको कोई मेजर वेदर फिनोमिना जैसे कोई तूफान आना या आंधी चलना इस लेयर में ये सब नहीं देखने को मिलता है। इस लेयर को हम वेदर बलून से स्टडी करते हैं। इस तरह का जो बलून होता है उसके साथ डिवाइसेस भेजी जाती हैं और वो स्ट्रेटोस्फियर को स्टडी करती हैं। यहाँ तक कुछ जेट पावर्ड एयरक्राफ्ट जो है उसमें ट्रैवल कर सकती हैं, लेकिन नॉर्मल जो एयरक्राफ्ट होती हैं वो स्ट्रेटोस्फियर तक नहीं जा पाती हैं और ट्रोपोस्फियर या ट्रोपोपॉज में ही ट्रैवल करती हैं। जो स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर जो लेयर है उसको हम स्ट्रेटोपॉज कहते हैं, और यहाँ पे फिर से जो टेम्परेचर है वो बढ़ना रुक जाता है। यहाँ पे फिर से आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर जो है कांस्टेंट है। तो ये एक इंटरमीडिएट लेयर है, बीच का लेयर है स्ट्रेटोस्फियर और मेसोस्फियर के बीच में। स्ट्रेटोपॉज के जो ऊपर लेयर आता है उसे हम मेसोस्फियर कहते हैं। अब मेसोस्फियर में क्या होता है कि टेम्परेचर जो होता है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई ओजोन तो है नहीं जो डायरेक्टली एब्जॉर्व करे, और ये इतनी हाइट पे होने के कारण डायरेक्टली भी सन के रेज ऑब्जॉर्व नहीं कर पाता। इसलिए यहाँ पे आप देखेंगे कि टेम्परेचर कंटिन्यूसली डिक्रीज होता है, और ये करीब 55 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक के हाइट पे होता है। अब क्योंकि ये कंटिन्यूसली टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो जब हम मेसोस्फियर के अपर बाउंड्री पे जाएंगे तो वहां पे टेम्परेचर करीब -100 डिग्री सेल्सियस होता है। ये पूरे एटमॉस्फेयर में सबसे कोल्डेस्ट पॉइंट है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कहीं पे भी जो टेम्परेचर है वो इतना कम नहीं होता है जितना यहाँ मेसोस्फियर में है। मेसोस्फियर में हमें कुछ क्लाउड्स देखने को मिलते हैं जिसको हम पोलर मेसोस्फियरिक क्लाउड्स कहते हैं या फिर नॉक्टिल्यूशन क्लाउड्स कहते हैं। ये क्लाउड्स बहुत हाइट पे होते हैं, और इनके लिए जो हमें वेपर चाहिए होता है वो मीथेन के रिएक्शन से मिलता है, और डस्ट पार्टिकल्स जो चाहिए होते हैं वो मेटेरॉइड्स के बर्न होने से मिलते हैं। और ये वो लेयर है जिसमें हमारे मोस्ट ऑफ मेटेरॉइड्स जो हमारी धरती के ऊपर गिरते हैं वो इसी लेयर में बर्न हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतनी डेंसिटी है कि वो यहीं पे बर्न होना चालू हो जाते हैं। ये मेसोस्फियर की हाइट इतनी होती है कि यहाँ पे वेदर बलून्स जो हम स्ट्रेटोस्फियर में यूज करते हैं वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। नॉर्मल एयरक्राफ्ट भी यहाँ पे नहीं पहुंच पाता। तो इसकी स्टडी हम एक अलग तरह के रॉकेट से कहते हैं, जिसे हम साउंडिंग रॉकेट्स कहते हैं। हमारे केरला में इसका एक स्टेशन है जहां से हम साउंडिंग रॉकेट्स लॉन्च करते हैं मेसोस्फियर की रीडिंग्स लेने के लिए। बाकी इस ये रीजन इसका हाइट जो है वो काफी कम होता है, तो यहाँ पे आपको सैटेलाइट्स भी देखने को नहीं मिलेंगी। तो इस रीजन में बेसिकली ना बलून जा सकता है, ना एयरक्राफ्ट जा सकता है, और ना ही सैटेलाइट्स। इसलिए साउंडिंग रॉकेट्स का यूज करते हैं मेसोस्फियर को रीड करने के लिए। मेसोस्फियर के जो ऊपर जो रीजन है उसे हम मेसोपॉज कहते हैं, और यहाँ पे फिर से एक बार एक रीजन आता है जहाँ पे टेम्परेचर आपका बिल्कुल भी नहीं बढ़ता है, वो कांस्टेंट रहता है -100 डिग्री सेल्सियस के आसपास। यानी कि ये सबसे ठंडा लेयर है पूरे के पूरे हमारे एटमॉस्फेयर में। इसके ऊपर जो लेयर आता है उसको हम थर्मोस्फियर कहते हैं। थर्मोस्फियर में अगर हम जाएं तो हमारा जो टेम्परेचर है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पे सन की डायरेक्टली रेज आती हैं, और ये यहाँ पे बहुत सारी हाई पावर्ड रेडिएशन वेव्स आती हैं जो यहाँ पे मौजूद जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको हीट करती हैं, उनको एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। इसलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टेम्परेचर कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होता है। यहाँ पे हवा की डेंसिटी जो होती है वो बहुत ही कम होती है। इतनी कम होती है कि दो मॉलिक्यूल्स जो हैं उनको टकराने में कई सेवरल किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ जाता है।
इसीलिए यहाँ पे भले ही तापमान भले बहुत ज़्यादा हो, लेकिन थर्मल डेंसिटी बहुत कम होती है। इसका मतलब आप ये समझें कि जब आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको गर्मी नहीं लगेगी, बल्कि आपको ठंडी लगेगी, यानी ठंड लगेगी। यहाँ पे कोई क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होता है इस रीजन में, और यहाँ पे हमें अरोरा बोरियोलिस और अरोरा ऑस्ट्रेलियस यानी कि नदर्न लाइट्स या सदर्न लाइट्स जो हम लोग को दिखते हैं आसमान में, कलरफुल लाइट्स दिखती हैं रात को, वो इसी थर्मोस्फीयर में और कभी कभी इसके ऊपर एक्सोस्फीयर में, इस दो रीजन में हमें देखने को मिलते हैं। जो हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो भी इसी थर्मोस्फीयर में ही ऑर्बिट करता है। इसमें कई लो अर्थ ऑर्बिट्स हमें देखने को मिलते हैं। जो सैटेलाइट्स होते हैं वो कई हाइट पे रोटेट करते हैं अर्थ के अराउंड, तो उसमें से जो लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स होते हैं वो इसी लेयर में हमें देखने को मिलते हैं। आयोनोस्फीयर भी एक लेयर होता है जो इस थर्मोस्फीयर के अंदर ही पाया जाता है। तो हम देखते हैं कि आयोनोस्फीयर क्या होता है। आयोनोस्फीयर कैसे होता है कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं या जो एटम्स हैं, तो जब सूर्य की बहुत ही तेज रेडिएशंस, बहुत ही हाईली एनर्जेटिक रेडिएशंस आती हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को एटम से अलग कर देती हैं, और इसलिए हमें यहाँ पे आयंस का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो ये सारे जो आप लेयर्स देख रहे हैं F2, F1, E, D, ये सब आयंस हैं, और यहाँ पे आपको आयंस का कंट्रेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, इसलिए इन्हें सेपरेट लेयर्स का नाम दिया गया है। अब ये जो लेयर्स हैं ये करीब 100 से 600 किलोमीटर के बीच में होती हैं। कभी कभी ये जो डी लेयर है ये नीचे 80 किलोमीटर तक भी हो सकती है, यानी मेसोस्फीयर तक पहुंच सकती है, लेकिन हम कंसिडर करेंगे कि आयनोस्फीयर जो है वो थर्मोस्फीयर में ही रिस्ट्रिक्टेड है आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से। अब अगर हम देखें तो इन आयनोस्फीयर का एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये हमारे अर्थ से जो रेडियो फ्रिक्वेंसीज हम भेजते हैं तो डिफरेंट लेयर्स डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज को अर्थ की ओर वापस मोड़ देती हैं। हमारा जो रेडियो सिस्टम जो काम करता है वो इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। रात को इसमें से कुछ लेयर्स गायब हो जाती हैं क्योंकि रात को जो हाई एनर्जी रेडिएशन सन से आ रहा होता है वो बंद हो जाता है। इसके कारण रात को हमें बहुत सारी लेयर्स देखने को नहीं मिलती हैं। रात को जनरली यही दो लेयर्स होती हैं, एफ लेयर और ई लेयर। बाकी सारी लेयर्स केवल दिन में देखने को मिलती हैं। आयनोस्फीयर के ऊपर का जो लेयर है उसको हम थर्मोपॉज या एक्सोबेस कहते हैं। एक्सोबेस इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां से एक्सोस्फीयर चालू होता है इसके ऊपर से। थर्मोपॉज में जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट नहीं रहता, बल्कि यहाँ पे टेम्परेचर कंटिन्यूसली इंक्रीज होता है, जैसे आप देख सकते हैं। और इसी थर्मोपॉज पे हम सोलर कांस्टेंट कैलकुलेट करते हैं। सोलर कांस्टेंट वो वैल्यू दिखाती है कि सन के द्वारा जो टोटल एनर्जी रिलीज की गई है उसमें से जो फ्रैक्शन हमारे अर्थ तक पहुंचता है उसी को हम सोलर कांस्टेंट कहते हैं। तो इस लेयर के नीचे हम समझ सकते हैं कि हमारा अर्थ का एनर्जी सिस्टम है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ही लाइट मॉलिक्यूल्स हैं जो कोई भी रोल प्ले नहीं करती हमारे एनर्जी सिस्टम में। इसीलिए हम मानते हैं कि हमारा अर्थ का जो एनर्जी का जो बाउंड्री है वो ये थर्मोपॉज है। थर्मोपॉज के ऊपर एक्सोस्फीयर होता है। अब एक्सोस्फीयर में भी टेम्परेचर कंटिन्यूसली इंक्रीज होता रहता है, क्योंकि यहाँ पे भी जो सन्स के हाई पावर रेडिएशंस हैं वो डायरेक्टली मॉलिक्यूल्स और एटम्स को एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। लेकिन इस लेयर की डेंसिटी बहुत ही कम होती है। भले यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा हो, लेकिन दो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से करीब सैकड़ों किलोमीटर दूर होते हैं। इसीलिए यहाँ पे थर्मल डेंसिटी और ज़्यादा कम हो जाती है। इसीलिए इस लेयर में भी आपको गर्मी नहीं लगेगी। अगर आप यहाँ पे जाएंगे आपको यहाँ पे ठंड लगेगी, यहाँ तक कि यहाँ पे आप ठंडी से मर भी सकते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स ही बहुत कम होते हैं। अब हम देखते हैं मैग्नेटोस्फीयर। ये जो है ये टेम्परेचर बेस्ड क्लासिफिकेशन नहीं है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। हम जानते हैं कि हमारे अर्थ के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड है, इसको हम मैग्नेटोस्फीयर कहते हैं। अब ये मैग्नेटिक फील्ड डोनट शेप्ड होता है, लेकिन जब सन की प्रेजेंस होती है और सन की मैग्नेटिक फील्ड होती है तो हमारा ये मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से चेंज हो जाता है। ये इस डायरेक्शन में यानी सन से दूसरी वाली डायरेक्शन में बहुत दूर तक एक्सटेंडेड होगा और इधर छोटा होता है। आप देख सकते हैं कि सूर्य से जो सोलर स्टॉर्म आता है उससे ये हमें प्रोटेक्ट करता है। लेकिन इसमें जो चार्ज पार्टिकल्स आते हैं सोलर स्टॉर्म में, उनमें से कुछ पार्टिकल्स हमारा ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैप्चर कर लेता है, और इसके लिए हम देखेंगे वैन एलन रेडिएशन बेल्ट। ये वो बेल्ट है जो इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पाया जाता है, और आप देखेंगे कि यहाँ पे चार्ज पार्टिकल्स जो हैं वो हमारे अर्थ के चारों तरफ घूमते हैं। ये सोलर स्टॉर्म में से कैप्चर किए हुए चार्ज पार्टिकल्स हैं, और ये दो लेयर्स में होते हैं, एक अंदर का लेयर और एक बाहर का लेयर।
आइए अब देखते हैं कि एटमॉस्फेयर में प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है। हमने पहले भी देखा था कि प्रेशर जो होता है और डेंसिटी जो होती है वो लैंड के पास सबसे ज़्यादा होती है और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वो कम होते जाएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे डेंसिटी कितनी ज़्यादा है। ये सारे जो ब्लू कलर में जो पार्टिकल्स हैं इनको आप मॉलिक्यूल समझे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेंसिटी कितनी ज़्यादा है, पर जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे डेंसिटी बहुत ही कम हो जाती है। इसीलिए प्रेशर जो है वो मैक्सिमम होता है अर्थ के ऊपर, और जैसे हमारी हाइट इंक्रीज होगी वैसे ही ये प्रेशर बहुत तेजी से कम होते चला जाता है। इसीलिए जो 75% ऑफ हमारा एटमॉस्फेयर है बाय मास वो हमें इसी लेवल के नीचे देखने को मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे घनत्व बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे डेंसिटी बहुत ही कम है। तो आइए अब हम देखते हैं हमारा एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर कॉम्पोजिशन के बेस पे हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं। हम जानते हैं कि हमारा एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन कुछ इस तरह से है, जिसमें 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और करीब 1% आर्गन है। बाकी सारी ट्रेस गैसेस हैं। लेकिन ये जो कंपोजिशन है ये थ्रू आउट द एटमॉस्फेयर कांस्टेंट नहीं होता है। यहाँ पे अगर हम चार्ट देखें तो आपको दिखेगा कि नाइट्रोजन है जो इस रेड लाइन से दिखाया गया है, ये ऑक्सीजन है तो करीब 21% के पास है और ये ब्लैक लाइन से दिखाया गया, और ये आर्गन येलो लाइन से, और बाकी ट्रेस गैसेस हैं। तो जब हम हाइट में ऊपर जाएंगे एटमॉस्फेयर में तो हम देख सकते हैं कि एक लेवल आता है, उसके बाद ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन बहुत ही कम हो जाता है और यहाँ पे हाइड्रोजन और हीलियम का प्रोपोर्शन बढ़ जाता है। तो इसके बेस पे हम हमारे एटमॉस्फेयर को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ऐसा लेयर जहाँ पे ये प्रोपोर्शन कांस्टेंट है और ऐसा लेयर जहाँ पे ये प्रोपोर्शन कांस्टेंट नहीं है। तो इस वाले लेयर को हम होमोस्फीयर कहते हैं और ऊपर वाले को हेट्रोस्फीयर कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। हमें हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो जरूर करें। थैंक यू।